हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पैकिंग क्या होती है, पैकिंग का मीनिंग क्या है और उस पैकिंग से कैसे यूनिट सेल और क्रिस्टल बनते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक कॉन्सेप्चुअल है, समझना जरूरी है, याद करने से काम नहीं बनेगा। तो एक काम करो, अपने साथ 3 कॉपी रजिस्टर्स या बुक जो सिमिलर साइज की हो रख कर बैठो, क्योंकि ये टॉपिक समझने में वो बुक्स या रजिस्टर्स आपकी हेल्प करेंगे। हम लोग बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, पैकिंग या क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे पहले पैकिंग का मतलब क्या होता है, तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं। क्रिस्टल बनाने से पहले यूनिट सेल बनाना पड़ता है। यूनिट सेल बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए पार्टिकल। क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनका अलग अलग शेप होता है, लेकिन नॉर्मली पैकिंग करते वक्त हम इन्हें स्फेरिकल शेप का मानते हैं। क्या मानते हैं हम इन्हें? इनकंप्रेसिबल स्फीयर मानते हैं। अब क्रिस्टल को बनाने वाला पार्टिकल चाहे एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल हो, उसको हमने क्या अज्यूम कर लिया? हमने मान लिया उसे स्फीयर। तो ये छोटे छोटे स्फीयर्स को मिलाकर जब हम यूनिट सेल बनाएंगे और यूनिट सेल से क्रिस्टल बनेगा, तो इस प्रोसेस का नाम होगा पैकिंग। तो बेसिकली पैकिंग में हमें यूनिट सेल बनाना है, क्योंकि एक बार यूनिट सेल बन गया ना, तो क्रिस्टल बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल पार्टिकल्स को कंबाइन करके यूनिट सेल 3 डायमेंशनल यूनिट का प्रिपरेशन करना, यह प्रोसेस कहलाता है पैकिंग। अब ये पार्टिकल को हम स्फीयर मान रहे हैं। इस जैसे कई स्फीयर्स को जब हम मिलाएंगे तो यह प्रोसेस पैकिंग कहलाएगा। पार्टिकल्स जितना क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल यूनिट सेल या क्रिस्टल होगा। तो पैकिंग का मतलब क्या है? द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles which are considered as a sphere। तो मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन भी लिख रहा हूं। in the formation of unit cell और क्रिस्टल, क्योंकि यूनिट सेल बन गया तो क्रिस्टल तो बन ही जाता है। in the formation of unit cell और क्रिस्टल, the arrangement of constituent particles constituent particles में क्या हो सकता है? पार्टिकल एटम हो सकता है, आयन या फिर मॉलिक्यूल। the arrangement of constituent particle is considered as packing। इसे हम लोग पैकिंग बोलते हैं या क्लोज पैकिंग इन सॉलिड बोलते हैं। और ये नीचे मेंशन कर लेना, दीज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अज्यूम टू बी इनकंप्रेसिबल स्फीयर। इनको हमने स्फीयर माना हुआ है। तो सबसे पहला काम यह है कि आप पहले डेफिनेशन नोट कर लो, क्योंकि डेफिनेशन नोट कर लोगे आगे चीजें समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं साइड हो रहा हूं, जल्दी से आप इसे डेफिनेशन नोट करो, फिर हम समझते हैं। बहुत सिंपल है। ओके, डन। आई होप नोट कर लिया होगा। फिर से पॉज कर लो यार, बार बार सिखाता हूं। चलिए, दैट्स ऑल, दैट्स कंप्लीटेड। ओके, तो यहां पर हमारा ये पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब मैं आप लोगों को पैकिंग का मीनिंग तो समझा चुका हूं कि छोटे छोटे पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म अ यूनिट सेल और क्रिस्टल, एंड दिस प्रोसेस नोन एज पैकिंग। इसे हम पैकिंग बोलते हैं। अब देखो, हमारी बुक्स में नॉर्मली 2 टाइप्स की पैकिंग दी गई है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। लेकिन हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स की पैकिंग, क्योंकि हमें ये टॉपिक में परफेक्ट होना है। जरा सा भी इधर उधर भटक गए ना इस टॉपिक में, तो ये टॉपिक बिगड़ जाएगा।
तो हम लोग पढ़ेंगे 3 टाइप की पैकिंग, पहले 1D पैकिंग, देन 2D पैकिंग एंड देन 3D पैकिंग। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। जैसा कि मैं आपसे बोल चुका हूं कि हम लोगों को नॉर्मली बुक्स में 2D और 3D पैकिंग दी जाती है, लेकिन टॉपिक को परफेक्ट समझना है तो हमें पढ़ना पड़ेगी पहले 1D, फिर 2D, फिर 3D, तब जाकर टॉपिक का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। इसे एक बड़ा यूनिट सेल मान लो यार, यूनिट सेल कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें छोटे छोटे यूनिट सेल मिले हुए हैं। इसको एक बड़ा सा यूनिट सेल मान लेता हूं। इस यूनिट सेल का ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं एज, EDGE, एज। और ये जो पोर्शन दिख रहा है इसे बोलते हैं फेस या प्लेन। क्या बोलते हैं हम लोग? फेस या प्लेन। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझना आप लोग। 1D पैकिंग में किसी भी यूनिट सेल की एज तैयार होती है। ये एज, इसे एज बोलते हैं, ये एज है, ये एज है। तो 1D पैकिंग में किसी भी यूनिट सेल की एज प्रिपेयर होती है। और कैसे होती है? यहां पर 1D पैकिंग में जितने भी स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं ये एक सिंपल रो बनाते हैं। पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं और एक रो बनाते हैं, और वो रो आगे जाकर एज का फॉर्म ले लेती है। Here particles combine and form a single row। एक सिंगल रो बना लेते हैं और इस जैसी कई रो मिलेंगी तो आगे जाकर ये अकेली रो एज बना देती है। एज, EDGE, एज बना देती है। और इस जैसी कई रो मिलेंगी तो प्लेन बना देंगी। तो इतना समझ लेना, 1D पैकिंग में सिर्फ एक सिंगल रो बनती है और ये रो क्रिस्टल की एज बनाती है यूनिट सेल की। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं पैकिंग इन 2D, 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन वाली क्लोज पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है मैं आपको बता रहा हूं। 1D पैकिंग से एक रो बनी, इस जैसी कई रो मिलती हैं तो बनती है एक प्लेन। जैसा कि ये एक प्लेन दिख रही है जिसको फेस भी बोलते हैं हम लोग। ये एक प्लेन दिख रही है हमें, ये पूरे जितने छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, ये एक प्लेन दिख रही है हम लोगों को, ये भी एक प्लेन दिख रही है। तो 2D पैकिंग में ये छोटी छोटी रोज मिलकर बनाती हैं प्लेन या फेस। और कैसे बनाती हैं आप लोग देखना, बहुत जरूरी है, ध्यान रखना इस पे। सिंगल रो पार्टिकल की। अब मान लो अगर सेकंड रो, ये फर्स्ट रो है, मेरे पास बहुत सारी रो हैं, इस जैसी बहुत सारी रो हैं, ROWS। अब मेरे पास ये फर्स्ट रो आ गई। सेकंड रो अगर एग्जैक्टली इसी के नीचे रखता हूं, सेम पॉइंट पर, थर्ड रो के पार्टिकल्स भी एग्जैक्टली वहीं आ रहा है जहां सेकंड रो के पार्टिकल है। सभी रोज एग्जैक्टली, चाहे वर्टिकली देख लो, हॉरिजॉन्टली देख लो, बिल्कुल एक के बाद एक सेम पॉइंट पर आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्लेन तैयार होती है वो प्लेन तैयार होती है स्क्वायर शेप की। आप देख सकते हो ये जो प्लेन या फेस तैयार होगा, ये प्लेन या फेस तैयार होगा स्क्वायर शेप का। और स्क्वायर शेप में इस पार्टिकल को थोड़ा ध्यान देना, ये जो बीच में आ रहा है, इस पार्टिकल से डायरेक्ट कितने पार्टिकल कनेक्ट हैं। तो इस पार्टिकल से डायरेक्ट कितने पार्टिकल कनेक्ट हैं आप देख सकते हो। पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, 3 एंड 4। अगर हम रोज को ऐसे अरेंज करें कि हर रो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आए, हर रो का पार्टिकल या स्फीयर एग्जैक्टली एक दूसरे की पॉइंट पर आए, तो ऐसी सिचुएशन में स्क्वायर शेप की प्लेन तैयार होती है। और इसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? स्क्वायर क्लोज पैकिंग।
और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में पार्टिकल, जो सेंट्रल पार्टिकल है वो डायरेक्ट कितने पार्टिकल से कनेक्ट होता है, जो स्क्वायर बना रहा है 4 पार्टिकल से। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर पार्टिकल का कितना है 4, क्योंकि डायरेक्ट 4 पार्टिकल से कनेक्ट है। तो यहां लिख देता हूं हियर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। चलिए और देखते हैं हम लोग। अब मान लो ये मेरे पास पार्टिकल्स की फर्स्ट रो है, सेकंड रो वाले पार्टिकल फर्स्ट रो के पार्टिकल्स के डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये डिप्रेशन है इनका, स्पेस खाली जो दिख रहा है, ये सेकंड रो के पार्टिकल्स आ गए। अब थर्ड रो के पार्टिकल फर्स्ट रो वाले पार्टिकल के इक्विवेलेंट आ रहे हैं। क्या ये रोज, देखो ध्यान से देखना, फर्स्ट रो आ गई, सेकंड रो के पार्टिकल ये हैं, ये फर्स्ट रो के डिप्रेशन में गए, थर्ड रो के पार्टिकल सेकंड रो के डिप्रेशन में गए। इसका मतलब क्या ये रोज वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इक्विवेलेंट पोजीशन पे? बिल्कुल नहीं है यार, सब अनइक्वल है। जब रोज अनइक्वल होती हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप अगर ध्यान दो तो ऐसी सिचुएशन में जो प्लेन तैयार होती है उस प्लेन का शेप अगर हम देखेंगे ये कौन से शेप की प्लेन या फेस तैयार हुआ है, तो ये जो फेस या प्लेन तैयार हुई है इस प्लेन का शेप है हेक्सागोनल, और इसको हम लोग बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग डिनोटेड बाय HCP। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अगर आप ध्यान दो तो ये जो पार्टिकल है सेंट्रल स्फेरिकल पार्टिकल, इस पार्टिकल को डायरेक्ट कनेक्ट करने वाले कितने पार्टिकल्स हैं, तो ये डायरेक्ट कनेक्ट करने वाले पार्टिकल 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब यहां पर here coordination number of a particle is 6। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है यहां पर? 6। और ध्यान रहे अभी तक यूनिट सेल या क्रिस्टल नहीं बना, अभी सिर्फ तैयार हुई है प्लेन। क्या तैयार हुई है? ये एक प्लेन तैयार हुई है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने पहले रो तैयार करी, कई रोज आपस में मिलाई तो एक प्लेन बन गई, और जब मैं कई प्लेन मिलाऊंगा तब जाकर फाइनली बनेगा यूनिट सेल और उसके बाद बनेगा क्रिस्टल। तो ध्यान रहे अभी हमने यूनिट सेल या क्रिस्टल तक पहुंचे नहीं है, अभी हमने पहले रो बनाई 1D पैकिंग से, फिर कई रोज को आपस में मिलाया तो बनी एक प्लेन या फेस 2D पैकिंग से। फेस या प्लेन 2 टाइप के हैं, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आप लोग इतना नोट करो, इनको ध्यान रखना, और अब उठा लो अपने रजिस्टर्स जो तुमने रखे हैं, साथ में 3 होना चाहिए, उससे तुम्हें समझ में आएगी 3D पैकिंग। नोट कर लो इतना आप लोग। तो फाइनली हम लोग यूनिट सेल और क्रिस्टल बनाने को तैयार हैं। सबसे पहले हमने 1D पैकिंग करके एक सिंगल रो तैयार करी, 2D पैकिंग करके कई रोज को मिलाया तो एक प्लेन तैयार हो गई। फिर से ही बता रहा हूं, या आपने 1D पैकिंग करके रो या एज बनाई कॉर्नर, फिर 2D पैकिंग करके इन रोज को आपस में मिलाकर एक प्लेन तैयार करी। बहुत सारी प्लेन्स अलग अलग रखी हुई हैं। अब हमें करना यह है कि उन प्लेन्स को आपस में मिला देना है, और मिलाकर आप बना दोगे यूनिट सेल या क्रिस्टल। ध्यान इस बात का है कि जो हमने प्लेन तैयार करी हैं वो सिर्फ 2 शेप्स की हैं, या तो स्क्वायर शेप की प्लेन है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग यहां बनाई थी मैंने, या फिर वो हेक्सागोनल प्लेन है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर हो जाएगा। जल्दी से बुक्स निकाल लो या कॉपीज निकाल लो, जो 3 मैंने बोली हैं आप लोगों को। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट 100% परफेक्ट सीखना है, देखो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, जिसमें ब्रॉडली, वैसे तो इसके मैं 4 टाइप्स पढ़ाऊंगा, लेकिन मेजर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सिर्फ 2 टाइप्स पे बनते हैं। जहां पर पहले हम लोग देखते हैं 3 डायमेंशन हेक्सागोनल
क्लोज पैकिंग, जिसे हम HCP बोलते हैं, लेकिन ये 3D वाला है, इस बार क्रिस्टल या यूनिट सेल में होगा। और दूसरा है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP, क्योंकि नाम इससे पहले नहीं आया तो इस नाम से पहले 3D वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम देख लेते हैं एग्जैक्टली ये है क्या। तो 3 डायमेंशनल पैकिंग में जो मेजर पोर्शन कवर करता है, जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका 12 बोर्ड हो, चाहे IIT का पेपर हो या नीट का हो, वो ये 2 टाइप्स हैं, 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। चलिए समझ लेते हैं वन बाय वन। ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, कौन से शेप की प्लेन दिख रही है? ये प्लेन है हेक्सागोनल प्लेन, ठीक है। चलो ध्यान से अब देखना, ये मेरे पास 3 हेक्सागोनल प्लेन है, होपफुली आपको दिख रहा हो। फर्स्ट हेक्सागोनल प्लेन, सेकंड हेक्सागोनल प्लेन और ये थर्ड हेक्सागोनल प्लेन। देखो फर्स्ट, फिर ये आ गया सेकंड और ये थर्ड, 3 हेक्सागोनल प्लेन है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना जो मैं आपको बोल रहा हूं। ये मेरी फर्स्ट हेक्सागोनल प्लेन, ठीक, ये फर्स्ट हेक्सागोनल प्लेन है। इस हेक्सागोनल प्लेन पर ये मैंने रख दी सेकंड हेक्सागोनल प्लेन। मुझे बस इतना बताओ, क्या फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे है या अनइक्वल है? बिल्कुल आपका आंसर आएगा अनइक्वल है। फर्स्ट प्लेन को अगर मैं ए बोल रहा हूं, ए अल्फाबेट ए, तो सेकंड प्लेन क्योंकि फर्स्ट से डिफरेंट है तो इसको मैं बी बोलूंगा। ऑब्वियस ही बात है, ये लेयर 1 हो गई ए, ये लेयर 2 हो गई बी। फिर ये आ गई थर्ड लेयर। इत्तेफाक से जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट के बिल्कुल पैरेलल है, जैसी फर्स्ट लेयर है वैसे ही थर्ड है। अभी यार बराबर साइज की बुक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना तो हम समझ लेते हैं। फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे, सेम पॉइंट पे रखी है, क्योंकि फर्स्ट को मैंने ए बोला तो थर्ड को भी ए ही बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? क्योंकि मुझे बार बार फर्स्ट से कंपेयर करना है। फर्स्ट लेयर को मैंने ए नाम दिया, लेयर ए हो गई। सेकेंड लेयर फर्स्ट से डिफरेंट थी तो वो बी हो गई। थर्ड लेयर फर्स्ट से सेम मैच कर रही है तो फिर से ए हो गई। इस तरह अगर हम लोग इन लेयर्स को बार बार अरेंज कर दें, मतलब अगर मेरे पास अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स हो, जो मेरे पास लेयर्स हैं बहुत सारी, इस तरह की हेक्सागोनल प्लेन है जिनको मैं लेयर बोल रहा हूं, इस जैसी बहुत सारी प्लेन है, अगर मैं उनको अनइक्वल अरेंज करूं, ए बी ए बी ए बी टाइप, तो ऐसी सिचुएशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो जाती है। ध्यान रखना, अगर लेयर का अरेंजमेंट ऐसा हो कि फर्स्ट लेयर और सेकंड अनइक्वल है, फिर थर्ड फर्स्ट वाली के इक्वल है, ये काम करते जाए अगेन एंड अगेन, तो ऐसी सिचुएशन में हमें मिलता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अगर हम देखें, हेयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। 12 कैसे होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, पहले मैं क्यूबिक पढ़ाऊंगा उसके बाद क्लियर करूंगा एग्जैक्टली 12 कैसे आया। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, और मैं आपको बता दूं ये जो पार्टिकल्स हैं, ये टोटल एरिया जो इनको मिलता है उसका सिर्फ 74% स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, रिमेनिंग 26% स्पेस खाली रहता है, जिसे वॉइड नाम देते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, ड्यूरिंग पैकिंग पार्टिकल 74% स्पेस या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये ध्यान रखना। अब यहां पर एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, जगह थोड़ी सी कम है इसलिए एक साथ लिख रहा हूं मैं।
ये आप देख सकते हो जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एस ब्लॉक का फिर भी आ रहा है, जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम और वेनेडियम। एग्जाम्पल याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के अलावा ये लेयर्स पे आईआईटी या नीट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रिमेंबर ये कोई छोटी चीज नहीं है। लेयर्स पे हमारे 12th के अलावा आईआईटी या नीट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। कितना परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 74% कर रहा है, ये भी याद रखना। और उसके बाद फाइनली ये इनके आ जाते हैं एग्जाम्पल। तो एक बात समझ में आ गई, अगर हम लेयर्स का अरेंजमेंट ए बी, फर्स्ट लेयर फिर सेकंड अनइक्वल, फिर फर्स्ट फिर उसके सेकंड अनइक्वल, फिर फर्स्ट और उसके सेकंड अनइक्वल, ये ए बी टाइप करेंगे तो हमें जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिलेगा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। चलिए अब आते हैं हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग पे। फिर से मेरे पास एक हेक्सागोनल प्लेन है, अब मैं इसे रब कर रहा हूं वरना आगे प्रॉब्लम आएगी। देख लो आप लोग, ये हेक्सागोनल प्लेन है। ये मेरे पास आ गई है फर्स्ट हेक्सागोनल प्लेन, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं प्लेन ए या लेयर ए। फिर ये आ गई है मेरे पास सेकंड हेक्सागोनल प्लेन जो फर्स्ट से अनइक्वल है, तो इसको मैं बोलूंगा प्लेन बी या लेयर बी, ठीक। फिर ये आ गई है मेरे पास थर्ड हेक्सागोनल प्लेन, और इत्तेफाक से थर्ड प्लेन जो है वो फर्स्ट से डिफरेंट है, तो इसे मैं बोलूंगा प्लेन सी या लेयर सी। देखो, लेयर ए, सेकंड हेक्सागोनल लेयर फर्स्ट से थोड़ी डिफरेंट साइड पे आई तो ये लेयर बी हो गई। थर्ड वाली लेयर भी फर्स्ट से डिफरेंट साइड पे आई तो ये हो गई लेयर सी। कितनी लेयर्स हो गई? ए बी सी। फिर इसे हम अगेन एंड अगेन अरेंज करेंगे, तब जाकर हमें मिलेगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो यहां पे अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स, कौन सी लेयर्स की बात कर रहा हूं मैं? हेक्सागोनल लेयर्स की बात कर रहा हूं। अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स इज ऑफ एबीसी 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 टाइप। ये देखो डॉट लगाया है, मतलब ये लेयर्स अगेन एंड अगेन मिलती जाएंगी। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर भी 12 है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर में हमेशा सेंटर पार्टिकल से कितने पार्टिकल डायरेक्ट जुड़े हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, इसीलिए मैंने बोला था आगे क्लियर करूंगा कैसे 12 आया। और ड्यूरिंग क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी पार्टिकल्स कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? 74%। तो ये पॉइंट भी यहां पर सिमिलर पॉइंट है जैसा कि हम देख रहे हैं एचसीपी में। यहां पर एग्जांपल्स में क्या आएगा? तो एग्जांपल्स में यहां पर सभी एक्सपेंसिव मेटल्स आते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड निकल। तो आप लोग इसे प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, इसे नोट कर सकते हो। अब अगर बात है कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर समझा रहा हूं और उसके लिए बस थोड़ा सा पहले नोट कर लो इतना, फिर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आया वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, अगर ये नोट कर लिया है तो मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। बस थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आया ये भी क्लियर हो जाएगा। देखो, अच्छा एक बात ध्यान रखना, दोनों यूनिट सेल बना रहे हैं, 3D पैकिंग से यूनिट सेल बन रहा है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना। कौन सा यूनिट सेल बनेगा? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। याद है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हमने पढ़ा था। तो 3D पैकिंग से चाहे हेक्सागोनल क्लोज हो या क्यूबिक क्लोज हो, ये दोनों से कौन सा यूनिट सेल बनता है? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूब या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। लिख लेना कहीं। चलिए अब थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर दूं एग्जैक्टली कैसे यहां पर 12 आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो,
ये बात तो समझ में आ गई कि लेयर्स चाहे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की हो या क्यूबिक क्लोज पैकिंग की हो, अनइक्वल है। बेसिकली होता ही है, ये मान लो फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स हैं, मैं पूरे पार्टिकल्स नहीं बना रहा हूं, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स कितने हैं? 3। इसके आगे पीछे भी हैं, लेकिन अभी मैं फिलहाल 3 बना रहा हूं। फिर ये सेकेंड लेयर का पार्टिकल जो उसके ऊपर आएगा, फर्स्ट के ऊपर आएगा सेकेंड लेयर का पार्टिकल। ये ब्लैक कलर का जो पार्टिकल है, इसी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। ये जो पार्टिकल है ना, इसकी खुद की लेयर के 6 पार्टिकल इसको चारों तरफ से कनेक्ट करे हुए हैं। तभी तो वो हेक्सागोनल शेप आ रहा है। देखो, ये ब्लैक कलर वाला जो पार्टिकल है, इसकी खुद की लेयर के कितने पार्टिकल्स इसको कनेक्ट करे हुए हैं? 6, ठीक है। इसके पहले वाली जो लेयर थी जो इसके पीछे है, उसके रेड कलर के पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल्स कितने से कनेक्ट करे हुए हैं? 3। आगे बहुत कुछ मिक्सअप होने वाला है, इसलिए ध्यान से देख लो। तो ब्लैक वाला जो पार्टिकल है, उसको 3 पार्टिकल्स पीछे से डायरेक्ट जुड़े हैं, 6 पार्टिकल उसकी लेयर के। कितने हो गए? 6 + 3 9। चलिए अब ये ब्लू पेन ले रहा हूं। अब ये वीडियो में ब्लू दिखे या नहीं दिखे वो आप लोग थोड़ा समझ लेना। ब्लू कलर की जो लेयर है वो आगे वाली लेयर है। देखो क्या है, बेसिकली फिर से क्लियर कर रहा हूं। ये रेड कलर वाली लेयर के पार्टिकल्स हैं जो पीछे हैं। ये आ गई ब्लैक कलर वाली लेयर उसके आगे, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहा हूं। ब्लैक वाले पार्टिकल के चारों तरफ 6 पार्टिकल्स हैं। देखो ये दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, और मुझे बीच वाले पार्टिकल का निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बीच वाले पार्टिकल के पीछे रेड वाले 3 पार्टिकल्स हैं, उसकी लेयर के 6 पार्टिकल हो गए। कितने होगा? 9। अब उसके आगे एक और लेयर आएगी ब्लू कलर की, और ये ब्लू कलर की लेयर के पार्टिकल्स कितने हैं? देखो 1 2 3। आई होप दिख रहा हूं। इस तरह ये ब्लैक वाली लेयर के पार्टिकल को टोटल अगर आप देखो, सेंटर पार्टिकल को डायरेक्ट 12 पार्टिकल्स कनेक्ट करते हैं, चाहे वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो या क्यूबिक हो। इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 12। अगर ये बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, याद कर लो 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए इतना नोट कर लो आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन के 2 मेजर पार्ट्स तो कंप्लीट हो गए, जिन पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन अभी भी इसके 2 पार्ट्स और बचे हैं जो सिंपल है, लेकिन ध्यान रखना काम आ सकता है हमारे। यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। फिलहाल आपको बोर्ड पर इस बार एक प्लेन या लेयर दिख रही है, और ये प्लेन है स्क्वायर प्लेन। अब हम लोगों ने क्या करा, ये हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर प्लेन है। फर्स्ट स्क्वायर प्लेन बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे मैंने रख दी सेकंड स्क्वायर प्लेन, जहां पे एक एक पार्टिकल पॉइंट टू पॉइंट बराबर पोजीशन पे चल रहा है। फर्स्ट लेयर के पार्टिकल जहां है वहीं सेकंड लेयर के पार्टिकल हैं, और ये लेयर्स कौन सी हैं? स्क्वायर, रिमेंबर। फिर ये थर्ड लेयर मैंने रख दी स्क्वायर, तीसरी स्क्वायर प्लेन रख दी बिल्कुल एग्जैक्ट वही पोजीशन पे। मतलब मैं एक के बाद एक लेयर्स को उनके पॉइंट टू पॉइंट रखता जा रहा हूं। मैं ना किसी लेयर को आगे रख रहा हूं ना पीछे रख रहा हूं, बिल्कुल सेम पैटर्न पे रख रहा हूं। तो फर्स्ट लेयर को अगर मैं ए बोलूंगा तो सेकंड को भी तो ए ही बोलूंगा, क्योंकि वो भी सेम पोजीशन पे। थर्ड भी सेम है तो ए। इसका मतलब यहां पर अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स अरेंजमेंट जो है वो ए टाइप है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। 6 ऐसे होता है, देखो 4th कोऑर्डिनेशन नंबर यही दिख रहा है 1 2 3 4।
इस पार्टिकल को देखो सेंटर वाले, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वही है, क्योंकि लेयर एग्जैक्ट पोजीशन पे है तो इस पार्टिकल से पीछे वाली लेयर का सिर्फ एक ही पार्टिकल कनेक्ट होगा और इसके आगे वाली लेयर का भी सिंगल पार्टिकल कनेक्ट होगा। 4 पार्टिकल्स इसी की लेयर के हो गए, 1 पार्टिकल इसके आगे वाली लेयर का और 1 पार्टिकल इसके पीछे वाली लेयर का हो गया, तो टोटल कितने पार्टिकल्स डायरेक्ट कनेक्ट होंगे? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और यहां पर पार्टिकल्स कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? तो यहां पार्टिकल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं 52%। परसेंटेज याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एग्जाम्पल में आता है, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका पोलोनियम। पोलोनियम इसके एग्जाम्पल में आता है, तो यह आप लोगों को याद रखना है, बहुत ज्यादा स्पेशल है। अगर हम लोग 1 बाय 1 लेयर्स को अरेंज करते जाएं तो इस तरह होती है हमारी सिंपल क्यूबिक पैकिंग। और सिंपल क्यूबिक पैकिंग से जो यूनिट सेल बनता है वो बनता है सिंपल क्यूब, जिसके एटम्स कॉर्नर पे होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। तो इससे बनता है सिंपल यूनिट सेल। देखो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग से बनता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक पैकिंग से बनता है सिंपल यूनिट सेल, और अब आता है बॉडी सेंटर्ड पैकिंग। तो इसके बाद हमारा आता है बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। बॉडी सेंटर क्लोज पैकिंग का कॉन्सेप्ट तो और भी आसान है। यहां पर होता है कि जो स्क्वायर प्लेन बन रही है, ये थोड़े इसके पार्टिकल्स ओपन हो जाते हैं। तो जब पार्टिकल्स ओपन होंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा हम लोगों को। पार्टिकल्स ओपन हो जाते हैं। अब जब पार्टिकल्स ओपन होंगे तो इनके बीच जो खाली स्पेस बच रहा है, यहां आ जाती है इसके ऊपर दूसरी लेयर, ऊपर आती है, ध्यान रखना। तो ये दूसरी लेयर को मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। और इस खाली लेयर के बीच में जो स्पेस बचेगा उसके ऊपर आ जाएगी थर्ड लेयर। इसका मतलब यहां पर जो है पार्टिकल्स ओपन हो जाते हैं, जिसके ऊपर स्पेस ऑक्यूपाई, फ्री स्पेस पे आ जाती है सेकेंड लेयर, और फाइनली बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनता है। Here particles are slightly open up and the space occupied by सेकेंड लेयर पार्टिकल्स। अब ये जो पार्टिकल्स ओपन होंगे तो उनके बीच जो खाली जगह बच रही है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे सेकेंड लेयर के पार्टिकल, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 8 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत भूलना। बॉडी सेंटर्ड क्यूब में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। हमारे 12th बोर्ड के अलावा नीट और जेईई से जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा एंड पार्टिकल्स ऑक्यूपाई 68% स्पेस। कितना स्पेस या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं? 68%। तो खाली जगह कितनी बच रही है? 32%। सिंपल है। और वो जो 32% खाली जगह बच रही है उसको वॉइड कहते हैं। और ये जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इसे पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट मेरे वीडियो में उसके डेरिवेशन हम करने वाले हैं। यहां पर इसके एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कली मेटल्स इसके एग्जांपल में आते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और यहां पर एक और एग्जांपल में आता है बेरियम।
तो ये होता है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक छोटा सा काम कर लेना यार तुम लोग, बिल्कुल मत भूलना, एक टेबल बनाना, इसी के बाद वहां पे लिख लेना कि एग्जैक्टली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितना स्पेस ऑक्यूपाई होता है 74%, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कितना स्पेस ऑक्यूपाई होता है 74%। दोनों कौन सा यूनिट सेल बनाते हैं, तो दोनों बनाते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कितना स्पेस ऑक्यूपाई होता है और बॉडी सेंटर्ड में, ये कॉलम बना लेना, काम जरूर आएगा तुम लोगों के। मैं साइड हो रहा हूं, इसे नोट कर लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। तो फाइनली हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था जिसको हमने कवर करा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है आप लोगों के लिए, जिसमें हम डेरिवेशन करेंगे एग्जैक्टली 52% कैसे आता है, पैकिंग फ्रैक्शन 68% कैसे आता है। तो ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखने वाले हैं। आप लोग अपने घर में रहें, सेफ रहें, एंजॉय करें, पढ़ाई के साथ एंजॉय करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।